नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। हरियाणा के लाखों युवा जिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उस भर्ती का नोटिफिकेशन HSSC की वेबसाइट पर आ चुका है। तो वो भर्ती है ग्रुप डी की, जो 13,536 पदों के लिए अलग अलग हरियाणा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लिए निकाली गई है। तो ये भर्तियाँ हरियाणा में CET एग्ज़ाम के द्वारा की जाएंगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका फॉर्म कब से आपका भरा जाएगा, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, क्या सैलरी रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कैसे आप पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब सेतु में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाते रहते हैं। तो अब जान लेते हैं HSSC द्वारा जारी होने वाली इस वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2023 और आपकी पब्लिकेशन की डेट है इसकी 30 मई 2023 का ये नोटिस आपका पब्लिश हुआ है। और आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने की दिनांक है 5 जून 2023 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट जो आपकी रहेगी फॉर्म भरने की वो रहेगी 26 जून 2023। साथ में आप अपनी फ़ीस, लास्ट डेट है फ़ीस जमा करने की 30 जून 2023 तक आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप इस PDF को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर वाइज सारे के सारे इसमें आइटम बता दिए गए हैं, क्या क्या इसमें हेडिंग है और उसके अंदर क्या क्या है। ये टोटल आपका 30 पेजेस का विज्ञापन है। इसके अंदर आप सीरियल नंबर वाइज देख सकते हैं कि फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, और उनके पेजेस नंबर उनके सामने लिखे हुए हैं। वो सब आप जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पर सीधा जा सकते हैं। इसमें बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने ग्रुप C और ग्रुप D की भर्ती के लिए CET कंडक्ट कराने का फैसला किया था। उसके अकॉर्डिंग CET का जो विज्ञापन है 01/2022, इसकी डेट थी आपकी 17 जून 2022, उसको निकाला था और उसमें एप्लीकेशन इनवाइट की थी। तो उस एडवर्टाइजमेंट के रेस्पॉन्स में करीब आपके 10,94,636 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने रजिस्टर किया था CET जो ग्रुप D के लिए होने वाला था। अब HSSC द्वारा ये बता दिया गया है कि जो कैंडिडेट पहले ही इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, तो वो अगर अपना कोई अपडेट करना चाहते हैं या फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या फिर विड्रॉल करना चाहते हैं, तो वो अपना फॉर्म दोबारा से भर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो लगा सकते हैं। साथ ही अगर कोई कैंडिडेट उसमें कोई एडिट या कोई भी क्लेम या कोई भी विड्रॉल नहीं करता है, तो उसने जो पहले फॉर्म भरा था उसी को आधार मानकर आपका ग्रुप D के लिए CET लिया जाएगा। लास्ट डेट निकलने के बाद आपको कोई भी उसमें चांस नहीं दिया जाएगा कुछ भी अपडेट करने के लिए, कुछ भी अपलोड करने के लिए। साथ ही इसमें यह बताया गया, साथ ही इसमें एक खास बात यह है कि जो कैंडिडेट पहले एलिजिबल थे और जिन्होंने अप्लाई किया था इस पोर्टल पर, और वो अब अगर ओवर एज हो चुके हैं, तो वो भी अब एलिजिबल रहेंगे ये फॉर्म भरने के लिए आपका। तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार ने उनको राहत दे दी है। अब बात करें पोस्ट की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बता रखी है 13,536 जो पोस्ट हैं आपकी ग्रुप D की, वो विभिन्न जो वेरियस डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट, कमीशन के या बोर्ड के या कॉरपोरेशन के या अथॉरिटीज़ के, उनमें ये ग्रुप D की पोस्ट आपकी निकाली जाएगी। बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कम से कम आपके पास 10वीं होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। साथ में आपको हिंदी या संस्कृत की 10वीं तक की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही वो सब्जेक्ट आपके 10वीं क्लास में होना चाहिए। यहाँ पर जो कैंडिडेट आपका स्वीपर का भरेगा या फिर चौकीदार का भरेगा या फिर स्वीपर कम चौकीदार का फॉर्म भरेगा, उसको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10वीं क्लास से राहत दी गई है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ही उनकी क्वालिफिकेशन रहेगी। उनकी 10वीं क्लास होनी ज़रूरी नहीं है। इन पोस्ट के अलावा सभी जितनी भी पोस्ट आपकी ग्रुप D की निकाली गई हैं, उनके लिए आपकी 10वीं क्लास मस्ट है। अब बात करें एज की, तो एज आपकी 18 साल से लेकर 42 साल के बीच में होनी चाहिए।
बात करें पे स्केल की तो आपका जो लेवल रहेगा 7th पे कमीशन के अनुसार वो है 16,900 से लेकर 53,500 तक का आपका बेसिक पे रहेगा। इसके साथ में आपके जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो मिलेंगे। आगे इसमें रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि जो जो कैटेगरी के रिजर्वेशन हैं उनको अपने जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो लगाने होंगे। केवल हरियाणा के जो बोनाफाइड रेजिडेंट हैं उन्हें ही रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, चाहे वो बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, ईएसपी, पीडब्ल्यूडी या फिर आपका ईएसएम। आपके जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होते हैं वो वैलिड फॉर हरियाणा के बने हुए होने चाहिए, जो भी उसका प्रेस्क्राइब परफॉर्मा है उसके अनुसार होना चाहिए। और आपका जो ये आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपके फाइनेंशियल ईयर के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। यानी कि अगर आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं तो आपके पास 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो ही आप इस पर अपलोड करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से जारी होने वाला आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो इनकम आपकी मेंशन है उस सर्टिफिकेट में वो आपका वैलिड नहीं होगा। हरियाणा गवर्नमेंट से आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आपकी अगर ज्वाइनिंग लेटर या सर्टिफिकेट इश्यूड है किसी भी प्राइवेट एजेंसी से तो आपका वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। आगे इसमें बहुत सारी जो रिजर्वेशन कैटेगरी हैं उनके बारे में बता दिया गया है कि एक्स सर्विसमैन के लिए क्या होगा। आप एक एक पॉइंट को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का है तो उसे जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी होने वाला आई कार्ड, साथ में उसकी डिस्चार्ज आपकी सर्टिफिकेट और या फिर डिस्चार्ज बुक आपको लगानी होगी। अगर कोई एक्स सर्विसमैन डिसेबल हो चुका है तो उसको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब बात कर लेते हैं एज में रिलैक्सेशन किस तरह से मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता है लोअर लिमिट आपकी 18 और अपर लिमिट आपकी 42 साल है। 42 साल के बाद एज में रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज मिलता है हरियाणा गवर्नमेंट के अनुसार। आपको अगर आप एससी से हैं तो आपको 5 साल का, अगर आप बीसी से हैं तो आपको 5 साल का, अगर आप डिसेबल पर्सन है तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, अगर आप डिसेबल पर्सन है तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर कैंडिडेट एससी, एसटी या फिर बैकवर्ड क्लास या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो उसे 10+5 यानी कि टोटल 15 साल का उसको रिलैक्सेशन दिया जाता है और मैक्सिमम उसकी एज हो सकती है 52 साल तक उसको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारी जो कैटेगरी हैं उनको अलग अलग एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। अनमैरिड वूमन को भी इसमें 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं फीस आपकी इस फॉर्म को भरने के लिए कितनी होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो आपको पेमेंट करना होगा। जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं अगर वो रेजिडेंट हैं हरियाणा के और साथ में वो अगर प्रोवाइड कराते हैं अपना परिवार पहचान पत्र नंबर और आधार कार्ड तो उन्हें 500 रुपये देना होगा। अगर रेजिडेंट हैं हरियाणा के कैंडिडेट लेकिन वो अपना परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनके 1000 रुपये उनसे लिए जाएंगे। ऐसे ही जो कैंडिडेट बाहर के हैं और वो अपना आधार कार्ड प्रोवाइड कराते हैं तो उनके 500 रुपये और जो प्रोवाइड नहीं कराते हैं आधार कार्ड तो उनके 1000 रुपये लिए जाएंगे। ऐसे ही आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के फ़ीस डिवाइड की हुई है कि नॉन रेजिडेंट जो हरियाणा का है वो या फिर जो हरियाणा के हैं रेजिडेंट ऑफ हरियाणा उन सब के लिए क्या क्या फ़ीस में डाइवर्जन है। फ़ीस आपकी ऑनलाइन मोड पे या फिर ई चालान के थ्रू जमा करा सकते हैं। इसमें ख़ास बात यही है कि जो कैंडिडेट पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं ग्रुप डी और ग्रुप सी और डी के लिए, जो आपका पोर्टल था onetimeregistration.haryana.gov.in पर, उनको अपना फॉर्म में एडिट या करेक्शन करने के लिए कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है।
वो बिना फीस डिपॉजिट किए हुए अपना फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा। तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं रखी गई है और आपका सिलेक्शन आपके जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें जो मार्क्स आएंगे और साथ में जो आपका सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसके मार्क्स आपके कंसीडर किए जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं सीईटी के आपके 95% मार्क कंसीडर किए जाएंगे और जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपका रहेगा वो 5% का रहेगा। इस तरह से आपके 100% मिलाकर ये मेरिट बनाई जाएगी। आगे इसमें बताया गया है कि जो आपके सीईटी के जो मार्क्स रहेंगे यानी कि 95% जो आपके मार्क्स रहेंगे वो भी 2 पार्ट में आपके डिवाइड होंगे। उसमें आपके 75% जो मार्क्स आएंगे आपके वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी रिलेवेंट आपके जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है उससे आएंगे। साथ ही जो आपके 25% मार्क्स रहेंगे वो आपके हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट और कल्चर ऑफ हरियाणा से, यानी कि ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका 25% हरियाणा का रहेगा। साथ ही इसमें बताया गया है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसका लेवल आपका सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 10वीं क्लास का लेवल आपका ग्रुप डी की पोस्ट के लिए रहेगा। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बीए लेवल तक के पूछे जाते हैं, तो अपनी तैयारी आप उसी तरह के करके जाएं। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आपके जो मार्क्स 5% का जो आपका वेटेज है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके घर में कोई भी जॉब नहीं होनी चाहिए सरकारी संस्थानों में, और दूसरा आपकी जो ग्रॉस एनुअल इनकम है आपकी फैमिली की सभी सोर्सेज से, यानी कि आपकी सैलरी या फिर एग्रीकल्चर या फिर बिजनेस प्रोफेशन किसी तरह से आपकी जो सैलरी है वो कम होनी चाहिए 1,80,000 रुपीज़ से, यानी कि 1,80,000 से आपकी सैलरी कम होनी चाहिए, तब ही आपको 5% का लाभ मिलेगा। फॉर्म भरते समय आप अपना कोई भी डेटा गलत ना भरें, क्योंकि इसमें बता दिया गया है कि आपका सारा का सारा डेटा जो आपका परिवार पहचान पत्र है उससे लिया जाएगा या फिर आपके HRMS से लिया जाएगा। तो सोच समझकर अपना ये अप्लाई करें। और नीचे इसमें सारी की सारी रेगुलेशन बता दी गई हैं कि रेगुलर एम्प्लॉय किसको बोलते हैं, फैमिली में कौन कौन आता है, फैमिली को इसमें डिफ़ाइन कर दिया गया है। साथ ही इसमें बहुत सारी कंडीशन और दूसरी बता दी गई हैं कि कब उनको 5% मार्क्स दिए जाएंगे। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही आप अप्लाई करें। अब यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया गया है कि इस एग्ज़ाम में आपका क्या आएगा। तो यहाँ पर पूरी डिटेल है आपके सिलेबस की। पहला आपका जनरल अवेयरनेस होगा। जनरल अवेयरनेस के आपके 2 पार्ट होंगे। पहला जो उसमें इंक्लूड होगा वो आपके हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके 15% इनका वेटेज होगा। साथ ही जनरल साइंस आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो सेक्शन रहेगा उसके भी 15% आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही जो आपका सेक्शन रीजनिंग का रहेगा उसके 10% क्वेश्चन रहेंगे और क्वांटिटेटिव एबिलिटी के आपके 15% वेटेज रहेगा। ऐसे आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी उसके भी आपके 10% के वेटेज रहेगा। हिंदी लैंग्वेज आपकी 10% वेटेज के साथ में आएगी और जो आपकी जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा है वो 25% के वेटेज के साथ आएगी। तो इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं। आगे इसमें बताया गया है कि अगर ऐसा कोई केस आता है कि किन्हीं कैंडिडेट के एग्रीगेट मार्क्स यानी कि उनके सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा रिटर्न उसके और उनके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स मिलाकर सेम हो जाते हैं, तो उन्हें कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा मेरिट में ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा। तो ओल्डर एज के कैंडिडेट को उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा, जबकि जो छोटा होगा, यंगर होगा, उसे मेरिट लिस्ट में नीचे रखा जाएगा। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर कैंडिडेट्स के एग्रीगेट मार्क्स भी सेम हैं, यानी कि उनके रिटर्न और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स भी सेम हैं और उनकी एज भी सेम है, तब कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा मेरिट में ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा। तो इसमें बता दिया गया है कि इसको डिसाइड करने के लिए उनके केवल आपके रिटर्न एग्ज़ाम जो सीईटी का हुआ है उसमें मार्क्स आपके देखे जाएंगे। जिसके ज़्यादा होंगे
उसे मेरिट में ऊपर रखा जाएगा और जिसके कम होंगे उसे नीचे रखा जाएगा। साथ में इसमें आपके डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स यानी कि रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा उसके बारे में बता दिया गया है कि आपको जो सीईटी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसको पास करने के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 50% मार्क्स प्राप्त करने हैं और इसमें आपके जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। उसके अलावा आपको 50% मार्क्स प्राप्त करने हैं। ऐसे ही आपको जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनके लिए आपका इसमें 10% की रियायत दी गई है, यानी कि उन्हें 40% कम से कम आपके मार्क्स प्राप्त करने हैं और इसमें भी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। साथ ही जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में मिनिमम मार्क्स आपके प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सीईटी में दोबारा से रीअपीयर होना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है। आप इस वेबसाइट पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो कि है onetimegn.haryana.gov.in पर। नीचे इसमें आपके सारे के सारे एनेक्सर दिए हुए हैं कि कौन सा आपका नोजो सर्टिफिकेट के लिए लगेगा, कौन सा आपका ईएसपी कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए लगेगा, कौन सा आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लगेगा। तो वो सारे के सारे आप अपने बनवा लें और उसी के अनुसार अपना फॉर्म भरें। साथ में इसमें यहाँ पर आपकी फ़ोटो आपके फॉर्म भरने की इंस्ट्रक्शन दी गई है। साथ ही इसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपके अपलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में उनके बारे में बताया गया है कि आपकी सारी की सारी जो भी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है उनकी स्कैन कॉपी चाहिए और आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर से हो उसमें होनी चाहिए। साथ ही आपके फ़ोटोग्राफ के बारे में, सिग्नेचर के बारे में, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। आप अच्छे से इन्हें पढ़ लें। साथ ही लास्ट में इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट अगर गिल्टी पाया जाता है या मिसकंडक्ट करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कितने साल का बैन लगाया जा सकता है। ये सारे के सारे बैन हैं और इसके ईयर बता रखे हैं कि किस कंडीशन में कितने ईयर्स का बैन कैंडिडेट पर लगाया जाएगा। आप इन्हें अच्छे से देख लें। साथ ही बताया गया है कि कमीशन का डिसीजन ही फाइनल होगा और ये आपकी डेट दे सकते हैं 30 मई 2023 है और नीचे आपके सारे के सारे ये एनेक्सर दिए हुए हैं। आप इन्हें देख सकते हैं और इन्हीं के अनुसार अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी सर्टिफिकेट इसमें दिए हुए हैं वो बना सकते हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल हैं। इसमें इनकम सर्टिफिकेट आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। आप इसी फॉर्मेट में अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लें। इस पीडीएफ का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और सारे के सारे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हो गए हैं उन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाते रहते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।